हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन के जून 2026 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आप लोगों के लिए वीडियो होने वाला है, क्योंकि जून 2026 का जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट दिया हुआ है इस मैगज़ीन में, उसमें इस एमसीक्यू के बाद आपके काम का कुछ भी नहीं बचेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से देखिए। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि 15 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सम्राट चौधरी किस नंबर के मुख्यमंत्री बने। तो इसका सही जवाब है 24वें नंबर के मुख्यमंत्री। देखिए, दिया है कि यहाँ पर 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने, यानी कि बिहार में बीजेपी का फर्स्ट सीएम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री बनने से पहले वे 28 जनवरी 2024 से 14 अप्रैल 2026 तक जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे थे। वे उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले बिहार के दूसरे नेता हैं। उनसे पहले जो कर्पूरी ठाकुर थे वो उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बने थे पहली बार। उसके बाद देखिए, नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण किए थे कब? 10 अप्रैल को। नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है राज्यसभा की सदस्यता 10 अप्रैल को ग्रहण की गई थी, और मुख्यमंत्री पद से ये त्यागपत्र दिए थे 14 अप्रैल को। और इसके अगले ही दिन 15 अप्रैल 2026 को जो है सम्राट चौधरी 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। देखिए, दिया है कि बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इनका जो मूल नाम है ये राकेश कुमार था। तो इनका जन्म 16 नवंबर 1968 ईस्वी को मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड स्थित लखनपुर गांव में हुआ था। वह प्रतिष्ठित राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी थे, जो कि 7 बार के विधायक थे और सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वहीं उनकी माता पार्वती देवी भी बिहार विधानसभा की सदस्य रही हैं। पिछड़ा वर्ग यानी कि कुर्मी समुदाय से संबंध रखने वाले सम्राट चौधरी को राज्य की राजनीति में ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ रखने वाला एक कद्दावर नेता माना जाता है। देखिए, सम्राट चौधरी का जो राजनीतिक जीवन है काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी से राजनीति की शुरुआत वो किए थे, और 1999 ईस्वी में कम उम्र में राबड़ी देवी की सरकार में कृषि मंत्री बन गए थे। वे बिहार के सबसे युवा मंत्रियों में से एक थे। वर्ष 2000 से 2010 में सम्राट परबत्ता से विधायक चुने गए। कुछ दिन जेडीयू में रहने के बाद 2017 में वे भाजपा में शामिल हो गए। वर्ष 2023 में वे बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। 2023 में वर्ष 2023 में वे बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए और वित्त, स्वास्थ्य और शहरी विकास पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभाग को संभाला। फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में तारापुर से जीत दर्ज की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा में किस रिक्त सीट पर मनोनीत किया गया? तो इनको मनोनीत किया गया है रंजन गोगोई के द्वारा खाली सीट पर। देखिए, दिया कि हरिवंश नारायण सिंह को पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के कार्यकाल पूर्ण होने से रिक्त सीट पर मनोनीत किया गया। वे जदयू से लगातार 2 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके थे। इस बार जदयू ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। इसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा उनका मनोनयन किया गया। वे पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए रहे हैं। राज्यसभा की संरचना का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। इसमें 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, और मनोनीत सदस्य जो हैं साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से चुने जाते हैं। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के पहले मनोनीत सदस्य हैं जो उपसभापति बने। चलिए, उसके बाद ये हाल ही में किस संस्था को केंद्र सरकार ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो इसका सही जवाब एनसीईआरटी हो जाएगा। देखिए, एनसीईआरटी को केंद्र सरकार ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। अब एनसीईआरटी स्वयं स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रम संचालित कर सकेगा। इससे शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। एनसीईआरटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, INS तारागिरी क्या है? देखिए, यहाँ पर ये स्टील्थ वॉरशिप है, यानी कि युद्धपोत है INS तारागिरी। तो दिया है कि INS तारागिरी, यहाँ पर आप देख लीजिए, यही INS तारागिरी है। तो INS तारागिरी भारतीय नौसेना की नीलगिरी श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का चौथा युद्धपोत है, जिसे औपचारिक रूप से प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट यानी कि P-17A के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका निर्माण भारतीय नौसेना के लिए मजगौर डॉक सी बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा जो है किया गया था। इसका जलावतरण विशाखापत्तनम में किया गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अभय चैटबॉट की संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया AI आधारित चैटबॉट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा CBI। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
देखिए दिया हुआ है कि अभय चैटबॉट सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया एआई आधारित चैटबॉट है। इसका उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी से बचाव करना है। इसे सीजीआई न्यायमूर्ति सूर्यकांत की उपस्थिति में राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह नागरिकों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करेगा। डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को नक्सलवाद से मुक्त घोषित करने की घोषणा कब की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि 30 मार्च 2026 को। देखिए 30 मार्च 2026 को जो है नक्सलवाद से मुक्त करने की घोषणा किया गया। दिया है कि 30 मार्च 2026 को लोकसभा में अमित शाह जी के द्वारा जो है भारत को नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया गया। 24 अगस्त 2024 को उन्होंने लक्ष्य रखा था कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। तो निर्धारित समय सीमा से एक दिन पहले ही उन्होंने ये घोषणा कर दी। ठीक है, देखिए उसके बाद 131वां संविधान संशोधन विधेयक जो है, 131वां संविधान संशोधन विधेयक ये किस चीज़ से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महिला आरक्षण को शीघ्र लागू करने से। देखिए यहाँ पर दिया है कि 131वां संविधान संशोधन विधेयक महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने से संबंधित था। 2029 से वर्तमान व्यवस्था के अनुसार महिला आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होना है और इसके लागू होने की संभावना 2034 थी। तो 2034 के लोकसभा चुनाव से मानी जा रही थी। सरकार जो है 2034 से पहले ही इसको लागू करना चाहती थी। इसी उद्देश्य से जो है 131वां संविधान संशोधन विधेयक को जो है लाया गया और फाइनली ये पास नहीं हो पाया क्योंकि 2/3 बहुमत नहीं बन पाया। आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा सीटों की संख्या कितनी करने का प्रस्ताव था? तो इसका सही जवाब 850। देखिए यहाँ पर दिया है कि विधेयक में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव था। इनमें 815 सीटें राज्यों के लिए प्रस्तावित थी, 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित थी। दक्षिणी राज्यों ने इस प्रस्ताव का बहुत ज़्यादा विरोध किया। उनका तर्क था कि इससे उत्तरी राज्यों का प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 131वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में क्यों पारित नहीं हो सका? तो क्या राष्ट्रपति अस्वीकृत कर दिए, या राज्यसभा में पराजित हो गया, या सर्वोच्च न्यायालय की रोक लग गई, या 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया? तो सही जवाब डी हो जाएगा, 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया। देखिए विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े और विपक्ष में 230 वोट पड़े और इसे पारित होने के लिए विशेष बहुमत अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी। तो पारित होने के लिए 352 मत आवश्यक थे कुल, लेकिन ये उतना नहीं जुट पाया। तो आवश्यक बहुमत न मिलने के कारण जो है विधेयक असफल हो गया। परिणाम स्वरूप महिला आरक्षण का क्रियान्वयन पूर्व व्यवस्था के अनुसार ही होगा। अब जब होना है तब होगा, यानी कि जो अगली बार जो इलेक्शन आपका होना है 2034 का, उसमें ही अब वो लागू हो पाएगा, 29 से लागू नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए महिला आरक्षण विधेयक को संविधान के कौन सा संशोधन अधिनियम कहा जाता है? तो ये है सी, 106वां संविधान संशोधन। देखिए दिया है कि महिला आरक्षण विधेयक 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है। इसे सितंबर 2023 में संसद ने पारित किया था। तो 106वां संशोधन या 106वां संशोधन 2023 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग 42वां 1976 बोलते हैं, 44वां संशोधन 1978 बोलते हैं। तो जुबान पे आपकी रहना चाहिए कि 106वां या 106वां संविधान संशोधन 2023। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होगी इससे सीट और इसका क्रियान्वयन जो है जनगणना एवं परिसीमन के बाद होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसरो के दूसरे एयर ड्रॉप परीक्षण यानी कि IADT-2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा गगनयान मिशन को सुरक्षित बनाना। देखिए दिया है कि IADT-2 का मुख्य उद्देश्य गगनयान मिशन की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करना है। इसमें डमी मॉड्यूल का परीक्षण किया जाता है, वायुमंडल में पुनः प्रवेश की परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। यह गगनयान मिशन की तैयारी का महत्वपूर्ण चरण है। दूसरा एयरड्रॉप परीक्षण श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। भारत का पहला मानवयुक्त मिशन गगनयान 2027 में प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए शेखा झील पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। शेखा झील पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है। हाल ही में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया है और उत्तर प्रदेश का ये 12वां रामसर स्थल बना है और ओवरऑल भारत का जो ये 99th यानी कि 99वां रामसर स्थल बना। अब सर्वाधिक रामसर स्थल आपको पूछा जाएगा कि कहाँ है? तो सर्वाधिक रामसर स्थलों वाली भारतीय राज्य कौन सी है? तो सही जवाब तमिलनाडु हो जाएगा। देखिए दिया कि तमिलनाडु भारत में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य है, वहीं वहाँ जो है कुल 20 रामसर स्थल हैं। उत्तर प्रदेश जो है 12 रामसर स्थलों के साथ दूसरे स्थान पर है और बिहार, उड़ीसा और पंजाब जो है यहाँ पर 6 रामसर स्थल है सब में। तो संयुक्त रूप से ये तीसरे स्थान पर है।
बिहार में भी 6 रामसर स्थल, उड़ीसा में भी और पंजाब में भी 6 रामसर। तो चूँकि अभी 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स जिनको भी देना है तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि बिहार में टोटल जो 6 रामसर स्थल है तो कौन सब है। तो देखिए बिहार का कांवरताल, जो बेगूसराय का कांवरताल है, कांवरताल बेगूसराय में, ये एक रामसर स्थल है। दूसरा जमुई का नागी नक्टी अभयारण्य, तीसरा बक्सर का गोकुल जलाशय, चौथा पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और छठा कटिहार का गोगा बिल। तो इस तरह से जो है 1 2 3 4 5, यहाँ 5 ही दिख रहा है, तो यहाँ छठा यही हो गया कि जमुई में एक नागी भी है और जमुई में दूसरा नकटी भी है। तो ये दोनों अलग अलग जो है यहाँ पर रामसर स्थल घोषित किया गया। तो बेगूसराय का कांवड़, जमुई का नागी, जमुई का नकटी, बक्सर का गोकुल, पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और कटिहार का गोगा बिल झील, ये सब जो है फाइनली इसको घोषित किया गया है रामसर स्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि रामसर संधि कब अपनाई गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1971 में, 1971 में। तो कि रामसर संधि 2 फरवरी 1971 ईस्वी को अपनाई गई थी। इस संधि का नाम ईरान का जो रामसर शहर है उसके नाम पर रखा गया और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी हम लोग मनाते हैं। रामसर संधि का मुख्यालय कहाँ पर है। तो रामसर संधि का मुख्यालय जो है ग्लैन, स्विट्जरलैंड में है। देखिए यहाँ पर दिया कि रामसर संधि जो है ना, या रामसर कन्वेंशन, इसका सचिवालय, इसके सचिवालय का जो मुख्यालय है ये ग्लैन, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह कार्यालय IUCN के मुख्यालय के साथ सह स्थित है, यानी कि जहाँ पर IUCN का मुख्यालय है वहाँ पर ही रामसर कन्वेंशन का भी मुख्यालय है। भारत 1 फरवरी 1982 ईस्वी को 1982 को इस संधि का सदस्य बना। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखिए UCC लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य अभी हाल फिलहाल में कौन बना। तो सही जवाब हो जाएगा असम। देखिए यहाँ पर दिया कि असम जो है UCC लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है। इससे पहले गोवा, उत्तराखंड और गुजरात, इन तीनों में UCC लागू किया जा चुका है। तो इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल भी जो है UCC लागू करने की प्रक्रिया में है। इसके लिए रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी गई है। तो देखिए यहाँ पर गोवा जो है इसमें आज़ादी के पहले से ही UCC लागू है। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि आज़ादी के बाद असम किस नंबर का राज्य है, तो तीसरे नंबर का राज्य है। ओवरऑल चौथे नंबर का राज्य है, लेकिन आज़ादी के बाद ये जो है चौथे नंबर का राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टेमिस मिशन के बारे में कि आर्टेमिस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मानवयुक्त चंद्र अभियान है। तो पहला क्वेश्चन यही होगा कि आर्टेमिस मिशन कौन सा अभियान है। तो चंद्र अभियान है, मून से जुड़ा। और आर्टेमिस मिशन किसका है, तो ये हो जाएगा नासा। चलिए देखिए आर्टेमिस मिशन जो है नासा का मानवयुक्त चंद्र अभियान है। इसका उद्देश्य मनुष्यों को पुनः चंद्रमा पर भेजना है। इससे पहले सबसे पहले विश्व का पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन जो है अपोलो 11 था, जिसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा जो है 16 जुलाई 1969 ईस्वी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। 20 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले मानव बने। इस मिशन में उनके साथ अंतरिक्ष यात्री बज एल्ड्रिन भी थे, जिन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कुछ देर बाद चंद्रमा पर कदम रखा। और माइकल कोलिंस जो कमांडर मॉड्यूल में चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे थे भी शामिल थे। ये तीनों अंतरिक्ष यात्री 24 जुलाई 1969 ईस्वी को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट गए थे। तो अपोलो 11 जो है 16 जुलाई 1969 को लॉन्च हुआ था और फाइनली ये सब जो है 24 जुलाई को 1969 को जो है वापस भी आ गए। चलिए उसके बाद देखिए आर्टेमिस 1 मिशन के बारे में दिया है कि आर्टेमिस 1 मिशन कब लॉन्च किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा C, 2022 में। देखिए दिया है कि आर्टेमिस 1 मिशन जो है 2022 में लॉन्च किया गया था। यह मानव रहित मिशन था, इसमें मानव नहीं गया था। इसका उद्देश्य चंद्रमा की कक्षा में अंतरिक्ष यान की क्षमता का परीक्षण करना था। इसमें ओरियन अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया और यह आगामी मानवयुक्त मिशन की तैयारी का प्रथम चरण था। तो आर्टेमिस 1 जो है बिना मानव के 2022 में भेजा गया। अब आर्टेमिस 2 जो है इसमें क्या होगा वो देखते हैं कि आर्टेमिस 2 मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इसका सही जवाब है अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा में भेजना। ये सेकंड चरण हो गया। तो देखिए 2026 में आर्टेमिस 2 मिशन को भेजा गया है। तो आर्टेमिस 2 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया। तो इस साल जो है 2026 में आर्टेमिस 2 मिशन भेजा गया और इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया। तो चारों का नाम आप ध्यान रखिए कि कमांडर रीड वाइजमैन और पायलट थे विक्टर ग्लोवर, मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच और मिशन स्पेशलिस्ट जेरेमी हैंसन। तो रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन, ये चारों को भी जो है इसमें भेजा गया। वाइजमैन, ग्लोवर, कोच, हैंसन, इसका ऐसे याद रख लीजिए, वाइजमैन, ग्लोवर, कोच, हैंसन। तो इन चारों को जो है आर्टेमिस 2 मिशन के तहत जो है भेजा गया अंतरिक्ष में, चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया।
देखिए दिया है कि वे चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरे, बस चंद्रमा की परिक्रमा की। मिशन का उद्देश्य भविष्य के मानव युक्त चंद्र अवतरण की तैयारी करना था। आर्टेमिस 2 मिशन का प्रक्षेपण केनेडी स्पेस सेंटर से किया गया, जो फ्लोरिडा अमेरिका में स्थित है। इसी केंद्र से अपोलो मिशन का भी प्रक्षेपण हुआ था। आर्टेमिस 3 मिशन जो है, आर्टेमिस 3 मिशन ये 2027 में लॉन्च करने की संभावना है। इसमें भी 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। तो फाइनली आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 अब जो है 2027 में लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो म्यांमार के नए राष्ट्रपति बी मिन आंग ह्लाइंग बने हैं। दिया है कि मिन आंग ह्लाइंग म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने हैं। 10 अप्रैल 2026 को ये शपथ लिए थे और म्यांमार के ये 11वें राष्ट्रपति बने। शपथ ग्रहण राजधानी नेपिटॉ में हुआ, नेपिटॉ जो कि म्यांमार की राजधानी है। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखिए हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार बने हैं। पीटर मैग्यार, देखिए दिया है कि पीटर मैग्यार हंगरी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वे टिस्जा पार्टी से संबंधित है। ये जो पीटर मैग्यार हैं ये टिस्जा नाम के पार्टी से संबंधित हैं और इनकी पार्टी 199 में 138 सीटें जीती। और उन्होंने किसको पराजित किया, तो विक्टर ऑर्बन को पराजित किया। विक्टर ऑर्बन को पराजित किया जो फिडेज पार्टी से जुड़े थे। अब देखिए भारतीय उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की श्रीलंका की यात्रा के दौरान श्रीलंका ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होने का निर्णय लिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि IBCA। देखिए IBCA का मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसकी पहल भारत सरकार के द्वारा जो है की गई है। किसी भी भारतीय उपराष्ट्रपति की यह श्रीलंका की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। किसी भी भारतीय उपराष्ट्रपति की यह श्रीलंका की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। यात्रा 19 से 20 अप्रैल 2026 को हुई और श्रीलंका ने इस दौरान IBCA में शामिल होने का निर्णय लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं क्रिश्चियन स्टॉकर, ये चर्चा में क्यों रहे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपनी पहली एशियाई यात्रा के लिए उन्होंने भारत को चुना। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब यही सी है। दिया है कि क्रिश्चियन स्टॉकर ऑस्ट्रिया के चांसलर, जैसे भारत में प्रधानमंत्री है तो वहाँ पर चांसलर प्रधानमंत्री के ही समकक्ष हैं। तो क्रिश्चियन स्टॉकर ऑस्ट्रिया के चांसलर बने। उन्होंने अपनी पहली आधिकारिक एशियाई यात्रा के लिए भारत का चयन किया। दोनों देशों ने आर्थिक एवं रणनीतिक सहयोग पर चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की भारत यात्रा के दौरान किस व्यापार समझौते पर विशेष जोर दिया गया, CEPA, RCEP, FTAA और साप्टा। तो CEPA इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि CEPA यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। CEPA का क्या फुल फॉर्म है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच यह समझौता 2009 में ही हुआ था। वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार लगभग 27 अरब डॉलर का है। दोनों देशों ने 2030 तक 50 अरब डॉलर तक इसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अब देखिए टाइम मैगजीन की 2026 की सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में जो भी शामिल भारतीय हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं कौन सब हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, रणवीर कपूर, सुंदर पिचाई और विकास खन्ना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि टाइम मैगजीन 2026 में प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है। सूची में 3 भारतीय हैं, जिसमें रणवीर कपूर जो कि अभिनेता हैं, सुंदर पिचाई जो कि गूगल के CEO हैं और विकास खन्ना जो कि शेफ भी हैं और लेखक भी हैं और फिल्म निर्माता भी हैं। विकास खन्ना, तो रणवीर कपूर, सुंदर पिचाई और विकास खन्ना, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपनी रक्षा नीति में बदलाव करते हुए घातक हथियारों के निर्यात पर जो लगा हुआ प्रतिबंध था उसको हटा दिया, तो सही जवाब इसका हो जाएगा जापान। देखिए दिया कि जापान ने अपनी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया है, अब वह घातक हथियारों का निर्यात भी कर सकेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की रक्षा नीति अपेक्षाकृत प्रतिबंधात्मक रही है। यह निर्णय क्षेत्रीय सुरक्षा परिस्थितियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र के 10वें महासचिव के चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा होती है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा होती है। देखिए दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 15 सदस्य होते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है उसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा जो है वो महासचिव का चुनाव करती है। तो महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, 5 वर्ष का। वर्तमान महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल से हैं और इनका कार्यकाल जो है 31 दिसंबर 2026 तक है। नए महासचिव का कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से प्रारंभ होगा और जो प्रमुख उम्मीदवार इस बार हैं उसको देखना है। देखिए पहले उम्मीदवार है मिशेल बैचलेट। तो मिशेल बैचलेट जो है ये ब्राज़ील, मैक्सिको, चिली के द्वारा नामित हैं। ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के लिए पूर्व उच्चायुक्त हैं। दूसरे इसके उम्मीदवार हैं राफेल ग्रॉसी।
तो राफेल ग्रॉसी अर्जेंटीना के द्वारा नामित हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के वर्तमान महानिदेशक हैं। तीसरे उम्मीदवार हैं मैकी सेल। मैकी सेल जो हैं ये सेनेगल द्वारा नामित हैं और सेनेगल के पूर्व राष्ट्रपति हैं। और चौथा रेबेका ग्रीनस्पैन जो कि कोस्टारिका के द्वारा नामित है और कोस्टारिका की पूर्व उपराष्ट्रपति और अंकटाट की महासचिव अभी वर्तमान में है। तो 4 उम्मीदवार कौन से हैं? मिशेल बैचलेट, राफेल ग्रॉसी, मैकी सेल और रेबेका ग्रीनस्पैन। अब देखिए टोटल जो है संयुक्त राष्ट्र इसके टोटल 9 महासचिव हुए हैं। तो 9 महासचिव कौन से हैं? पहले महासचिव जो हैं वो हैं ट्रिग्वेली जो कि नॉर्वे के हैं, डैग हैमरशोल्ड जो कि स्वीडन के थे और यू थांड ये बर्मा म्यांमार के थे, एशिया के पहले। कर्ट वॉल्डहाइम ये ऑस्ट्रिया के थे। जेवियर पेरेज डी कुइयार ये पेरू के थे। बुतरस घाली ये मिस्र के थे। कोफी अन्नान घाना के थे। बान की मून ये दक्षिण कोरिया के थे और एंटोनियो गुटेरेस ये पुर्तगाल के थे, वर्तमान में भी हैं और 1 जनवरी 2017 से अब तक लगातार इनका 2 कार्यकाल हुआ है। तो इस तरह से हम लोग यही देखें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो महासचिव का चुनाव जो होता है तो उसका पूरा प्रक्रिया और अब तक जितने भी 9 महासचिव टोटल हुए हैं तो इस बार जो चुनाव होगा वो 10वें महासचिव बनेंगे। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते FTA के संबंध में सही कथन को चुनिए। तो यह भारत का 5वां FTA है, यह 2025 में हुआ और यह भारत का 9वां व्यापार समझौता है। न्यूजीलैंड ने भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह भारत का 9वां व्यापार समझौता है न्यूजीलैंड के साथ। देखिए यहाँ पर दिया है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच FTA पर 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षर हुए। भारत की ओर से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इसमें शामिल थे। यह भारत का 9वां मुक्त व्यापार समझौता है और भारत की वार्ता टीम पूरी तरह से महिलाओं के नेतृत्व में थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत की वार्ता टीम पूरी तरह से महिलाओं के नेतृत्व में थी। तो ये जो है किसके साथ हुआ? तो न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में लगभग $20 अरब निवेश करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने लगभग 70% शुल्क श्रेणियों में रियायत दी। भारत ने लगभग 70% शुल्क श्रेणियों में रियायत दी। कृषि एवं डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को छूट से बाहर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल वस्तु एवं सेवा निर्यात लगभग कितना रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कितना? $860 अरब। देखिए दिया हुआ है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल वस्तु एवं सेवा निर्यात लगभग $860 अरब रहा। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4.22% की वृद्धि दर्ज की गई। कुल आयात जो है ये $979 अरब रहा, 979। आयात में 6.47% की वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि आयात में वृद्धि हुई है 4.22% की वृद्धि और ये जो निर्यात में टोटल हुआ है 4.22% की वृद्धि और टोटल आयात में वृद्धि कितना हुआ है? 6.47% की वृद्धि। उसके बाद देखिए वस्तु व्यापार में भारत को व्यापार घाटा रहा, यानी कि वस्तु व्यापार में भारत को घाटा हुआ है, लेकिन सेवा व्यापार में जो है भारत को व्यापार अधिशेष यानी कि ट्रेड सरप्लस प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत के रक्षा निर्यात के संबंध में सही कथन को चुनिए। तो रक्षा निर्यात में कमी हुई है। रक्षा निर्यात 10,000 करोड़ रुपए रहा। रक्षा निर्यात में 62.66% की वृद्धि हुई है और रक्षा निर्यात केवल निजी क्षेत्र द्वारा किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्षा निर्यात में 62.66% की वृद्धि हुई। देखिए दिया हुआ है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का जो रक्षा निर्यात है ये 38,424 करोड़ रुपए रहा। पिछले वर्ष की तुलना में 62.66% की वृद्धि दर्ज हुई। सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 54.84% रही और निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है वो 45.16% रही, यानी कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की हिस्सेदारी रही और सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 54.84% रही। उसके बाद देखिए RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें 5 सदस्य होते हैं, इसमें 6 सदस्य होते हैं, 9 सदस्य होते हैं और इसमें केवल RBI अधिकारी होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा B, इसमें 6 सदस्य होते हैं। तो RBI की जो मौद्रिक नीति समिति है उसके बारे में देखिए कि मौद्रिक नीति समिति जो है MPC इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य RBI के प्रतिनिधि होते हैं और 3 सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा नामित किए जाते हैं। वर्तमान में RBI गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और ये जो समिति है ये रेपो रेट सहित मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय लेती है। 2026 के लिए GDP वृद्धि दर का अनुमान जो है ना 6.9% रखा गया है। 2026 के लिए GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.9% रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर मेंबर कौन सा है? तो RBI का जो इंटरनल मेंबर है RBI की तरफ से मेंबर, तो पहला संजय मल्होत्रा जो कि RBI के गवर्नर खुद ही हैं और दूसरा डॉक्टर पूनम गुप्ता और तीसरा
इंद्रानील भट्टाचार्य। तो संजय मल्होत्रा, डॉक्टर पूनम गुप्ता और इंद्रानील भट्टाचार्य ये आरबीआई के इंटरनल मेंबर हैं आरबीआई की तरफ से। और जो एक्सटर्नल मेंबर्स हैं जो कि अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इसमें प्रोफेसर राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और डॉक्टर नागेश कुमार। तो ये राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार ये तीनों जो है एक्सटर्नल मेंबर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड। अब देखिए यहाँ पर दिया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में सही कथन को चुनिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसकी शुरुआत 2019 में हुई है तो नहीं, यह केवल महिलाओं के लिए है तो यह भी नहीं, इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई है तो बिल्कुल सही जवाब, और इसके अंतर्गत अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ऋण मिलता है तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, दिया है कि इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई है। देखिए दिया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी और इसके 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए ये चर्चा में है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराना है। इसकी टोटल 4 श्रेणियां हैं, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। तो शिशु ऋण जो है 50,000 तक दिया जाता है, और जो इसको वापस कर देते हैं तो फिर उनको किशोर ऋण दिया जा सकता है फ्यूचर में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का। फिर तरुण है 5 लाख से 10 लाख, और तरुण प्लस जो है 10 लाख से 20 लाख तक का इसमें लोन दिया जाता है। और योजना के तहत अब तक टोटल जो है 40 लाख करोड़ रुपए ऋण वितरित किया जा चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, अशोक लाहिड़ी। देखिए दिया हुआ है कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया और अशोक लाहिड़ी को नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या अब टोटल 7 हो गई है, याद रखिएगा, टोटल 7 पूर्णकालिक सदस्य हैं। तो कौन सा पूर्णकालिक सदस्य? श्री राजीव गौबा, प्रोफेसर के.वी. राजू, प्रोफेसर गोवर्धन दास, प्रोफेसर अभय करंदीकर, डॉक्टर एम श्रीनिवास, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम अनिया। ये टोटल 7 मेंबर हैं। तो यही 7 मेंबर अभी वर्तमान में पूर्णकालिक सदस्य हैं। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि IMF के अनुसार 2026-27 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो इसका सही जवाब है 6.5%। देखिए IMF ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया, उसमें भारत की वृद्धि दर 6.5% अनुमानित किया है। तो IMF जो है भारत की वृद्धि दर 6.5% दिखाया है, जबकि विश्व बैंक जो है उससे 0.1 ज़्यादा दिखाया है, 6.6% दिखाया है वर्ल्ड बैंक। और जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये जो है 6.9% भारत का दिखाया है ग्रोथ रेट। तो इस तरह से इसका जो है आप अनुमान याद रखिए, 6.5, 6.6, 6.9। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? अभी हम लोग तुरंत देखें तो ये IMF के द्वारा जारी किया जाता है। दिया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है IMF के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 में विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का अनुमानित GDP आकार जो है $4.15 ट्रिलियन वर्तमान में है। तो इसमें जो है अमेरिका जो है ये प्रथम स्थान पर है, जो कि 32 ट्रिलियन उसके इकोनॉमी का साइज है। तो अमेरिका फर्स्ट हो गया, चीन दूसरे स्थान पर है और जर्मनी 3rd रैंक पर है। और उसके बाद जो जापान है ये 4th रैंक पर आ गया, UK 5th रैंक पर आ गया और भारत जो है 6th पोजीशन पर है वर्तमान में। तो अमेरिका फर्स्ट है $32 ट्रिलियन और चीन जो है $20 ट्रिलियन, जर्मनी $5.45 ट्रिलियन और जापान 4th नंबर पर है, 4th पोजीशन पर और $4.38 ट्रिलियन है इसका। UK 5th पोजीशन पर है और इसका जो है $4.26 ट्रिलियन है। और भारत फाइनली जो है 6th पोजीशन पर आया और $4.15 ट्रिलियन है। तो इससे पहले जो है भारत 4th पोजीशन पर आ गया था जापान को पीछे छोड़ते हुए, यानी कि अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद 4थे नंबर पर भारत आ गया था, लेकिन अब भारत फिर से 6ठे नंबर पर आ गया। तो देखिए भारत से नीचे फ्रांस जो है 7th पोजीशन पर है। 2024 में भारत 4th स्थान पर आ गया था। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया कि नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर पहुँच गया है? तो नवीकरणीय ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है उस मामले में भारत जो है टोटल 3रे स्थान पर है पूरे विश्व में। देखिए दिया कि भारत ने ब्राज़ील को पीछे छोड़कर 3रा स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जो है 283.46 गीगावाट तक पहुंच गई है, यानी कि भारत की जो गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता है वो 283.46 गीगावाट तक पहुंची है। और इसमें जो है सौर ऊर्जा की क्षमता 150.26 गीगावाट है और पवन ऊर्जा की क्षमता जो है 56.09 गीगावाट है। वृहद जल विद्युत परियोजना जो है उससे हम लोग 51.41 गीगावाट प्राप्त करते हैं। जैव ऊर्जा से 11.75 गीगावाट, परमाणु ऊर्जा से 8.78 गीगावाट
और लघु जल विद्युत परियोजना से 5.17 गीगावाट। तो इसको जो है अरेंज कर दिया गया है बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप इसका सीक्वेंस भी जरा याद रखिए कि सौर ऊर्जा क्षमता, फिर पवन ऊर्जा, फिर वृहद जल विद्युत, फिर जैव ऊर्जा, लास्ट में परमाणु ऊर्जा और लास्ट में लघु जल विद्युत ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 2047 तक भारत 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट देखिए, भारत की कुल गैर जीवाश्म ऊर्जा स्थापित क्षमता मार्च 2026 तक लगभग कितनी रही? तो अभी हम लोग देखें, इसका सही जवाब है सी, यानी कि 283 गीगावाट राउंड फिगर में। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि मार्च 2026 तक भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 283.46 गीगावाट रही। इसमें सौर, पवन, जैव ऊर्जा, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा शामिल है। COP26 जो हुआ उसके तहत भारत 2030 तक 500 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष, फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए महासचिव कौन बने हैं फिक्की के? तो ये बने हैं बी, अनंत स्वरूप। देखिए दिया है कि अनंत स्वरूप को फिक्की का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। फिक्की भारत का प्रमुख उद्योग और वाणिज्य संगठन है। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि नमस्ते कार्यक्रम के बारे में, कि नमस्ते कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब इसका सी है, सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मियों की सुरक्षा और आजीविका सुधार। देखिए दिया हुआ है कि नमस्ते का फुल फॉर्म क्या है कि नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसका उद्देश्य मैनुअल स्कैवेंजिंग समाप्त करके सफाई कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इसमें यांत्रिक सफाई यानी कि मैकेनाइज्ड सैनिटेशन को बढ़ावा दिया जाता है। यानी हाथ से सफाई, जो सफाई कर्मचारियों को जो हाथ से सफाई करना पड़ता है, तो उनकी सुरक्षा के लिए अब इसको यांत्रिक यानी कि थोड़ा सा मैकेनाइज किया जाएगा, मशीन वगैरह का मदद लिया जाएगा, रोबोट वगैरह का। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो बी इसका सही जवाब है, कैलाश सत्यार्थी। देखिए दिया है कि कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। वे 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं और उन्होंने बाल श्रम उन्मूलन एवं बाल अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। बचपन बचाओ आंदोलन के ये संस्थापक हैं। उसके बाद देखिए, एबेल पुरस्कार 2026 किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गणित के क्षेत्र में। देखिए यहाँ पर दिया है कि एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। गणित का नोबेल पुरस्कार 2026 का जो एबेल पुरस्कार है, ये प्रसिद्ध गणितज्ञ गर्ड फॉल्टिंग्स को दिया गया, जो कि जर्मनी के हैं। यह विश्व का सबसे प्रतिष्ठित गणित पुरस्कारों में से एक है और नॉर्वे के द्वारा ये जो है प्रदान किया जाता है। एबेल पुरस्कार गर्ड फॉल्टिंग्स, जर्मनी। उसके बाद देखिए, प्रित्जर पुरस्कार 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वास्तुकला। प्रित्जर पुरस्कार, देखिए दिया है कि प्रित्जर पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। 2026 का पुरस्कार जो है ना चिली के स्मिल्जन रेडिक क्लार्क को प्रदान किया गया। चिली जो देश है उसके स्मिल्जन रेडिक क्लार्क को प्रदान किया गया। यह विश्व का सर्वोच्च वास्तुकला सम्मान है। तो प्रित्जर पुरस्कार स्मिल्जन रेडिक क्लार्क, जो कि चिली के हैं। नेक्स्ट देखिए, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में मोस्ट इंस्पायरिंग फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सितारे जमीन पर। तो ये कौन सा पुरस्कार है? नई दिल्ली में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में यहाँ पर पुरस्कार देखिए, पाथ ब्रेकिंग फिल्म ऑफ द ईयर सैयारा को मिला है। मोस्ट इंस्पायरिंग फिल्म ऑफ द ईयर सितारे जमीन पर को मिला है, जो क्वेश्चन था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अनुपम खेर को मिला है तन्वी द ग्रेट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को मिला है धुरंधर के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है किनको? धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर और नंदमुरी बालकृष्ण को। तो इस तरह से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर और नंदमुरी बालकृष्ण तीनों को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजडन के द्वारा 2026 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो सही जवाब हो जाएगा दीप्ति शर्मा। तो देखिए, दीप्ति शर्मा को जो है विजडन लीडिंग वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। और मेंस का जो पुरस्कार है ये माइकल स्टार्क को दिया गया, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो विजडन का जो 2026 का सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार है, ये दीप्ति शर्मा को मिला। अब देखिए, विजडन ट्रॉफी शुभमन गिल को प्रदान किया गया है। लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अभिषेक शर्मा को दिया गया है। लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड कौन? अभिषेक शर्मा। और विजडन के वर्ष के 5 क्रिकेटरों में शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज और हसीब हमीद, जो कि इंग्लैंड के हैं, ये सब शामिल हैं।
अब देखिए यूएस आर्मी वॉर कॉलेज हॉल ऑफ फेम, यूएस आर्मी वॉर कॉलेज हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के तीसरे थल सेनाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही जवाब हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। देखिए दिया है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय थल सेना प्रमुख हैं और यूएस आर्मी वॉर कॉलेज हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है। यह सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के तीसरे सेना प्रमुख बने। नेक्स्ट देखिए विश्व तीरंदाजी संघ के द्वारा 2025 की सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज किसको घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि शीतल देवी। देखिए शीतल देवी जो है भारत की प्रसिद्ध पैरा तीरंदाज हैं। उन्हें वर्ल्ड आर्चरी द्वारा 2025 की सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज चुना गया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं। वे बिना हाथों के तीरंदाजी करने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। अब देखिए एक बुक का नाम है टाइड्स ऑफ टाइम, ये पुस्तक की लेखिका कौन है? तो टाइड्स ऑफ टाइम की लेखिका सुधा मूर्ति हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और भी पुस्तक है, टाइड्स ऑफ टाइम सुधा मूर्ति, 7 डेथ्स ऑफ काशी ये मुकुल कुंद्रा, 7 डेथ्स ऑफ काशी मुकुल कुंद्रा, और द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज ये मनोज मुकुंद नरवणे जी के द्वारा। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज मनोज मुकुंद नरवणे। तो टाइड्स ऑफ टाइम सुधा मूर्ति, 7 डेथ्स ऑफ काशी ये मुकुल कुंद्रा, और ये जो मिलिट्री मिथ्स है ये जैसे ही आपको दिख जाएगा तो मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, उसके बाद देखिए समता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 5 अप्रैल को। देखिए दिया है कि समता दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। बाबू जगजीवन राम की जयंती के अवसर पर इसको मनाया जाता है और इसी दिन राष्ट्रीय नौवहन दिवस का भी आयोजन किया जाता है, राष्ट्रीय नौवहन दिवस भी मनाते हैं। तो कुछ अन्य जो अप्रैल मंथ का जो है कुछ अन्य दिवस उसको देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस ये 18 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं, 22 मार्च को जल दिवस भी मनाते हैं और 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस। उसके बाद देखिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, इसको याद रखिए। नेक्स्ट देखिए मिशन मित्रा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सी, गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों के व्यवहार के अध्ययन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मिशन मित्रा, इसका फुल फॉर्म दिया है कि मिशन मित्रा का फुल फॉर्म मैपिंग ऑफ इंटेरोपेरेबल ट्रेट्स एंड रेस्पॉन्स असेसमेंट। Mission Mitra is first of its kind along analog space mission conducted by the Indian Space Research Organization ISRO and the IAF यानी Institute of Aerospace Medicine to study astronaut and ground team behavior under severe environmental stress। यानी कि जो बहुत कठिन परिस्थिति में, कठिन एनवायरमेंटल स्ट्रेस में, सीवियर एनवायरमेंटल स्ट्रेस में जो काम करना पड़ता है, तो उस बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए जो है मिशन मित्रा को लॉन्च किया गया। तो भारत जो है मिशन गगनयान मिशन जो भारत लॉन्च करेगा तो उसमें जिन अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा तो उन अंतरिक्ष यात्रियों के बिहेवियर को, कि वो सीवियर कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में किस तरह का बिहेव करते हैं, कैसे कैसे चेंजेस होता है उनके दिमाग में और बॉडी में, उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो है, उसको स्टडी करने के लिए मिशन मित्रा को लॉन्च किया गया, मिशन मित्रा। अब देखिए मिशन का ओवरव्यू क्या है कि लोकेशन इसका है, लोकेशन लेह लद्दाख, situated at an extreme high altitude of 3,500 meters। ठीक है, क्रू इंडियाज डेजिग्नेटेड गगनयान एस्ट्रोनॉट्स अलोंगसाइड मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ऑफ साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड मेडिकल एक्सपर्ट्स। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि टू इवेलुएट मेंटल रेजिलियंस, कॉग्निटिव फंक्शन, मेंटल रेजिलियंस को देखेगा, कॉग्निटिव फंक्शन, टीम कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन डेप्रीवेशन। तो ऑक्सीजन डेप्रीवेशन जब भी रहेगा, जिसको हाइपोक्सिया बोलते हैं, तो उन सारी कंडीशन में किस तरह से उनमें बदलाव होता है, और साथ ही फ्रीजिंग टेम्परेचर्स एंड टोटल आइसोलेशन। तो इस तरह से गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं का फाइनली अध्ययन किया जाएगा मिशन मित्रा के तहत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनतारा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सही जवाब है इसका जामनगर में। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा गुजरात के जामनगर में इसको स्थापित किया जाएगा, वनतारा को, वनतारा विश्वविद्यालय। और ठीक है, वनतारा विश्वविद्यालय को गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जाएगा। यह पशु विज्ञान और वन्यजीव संरक्षण को समर्पित विश्वविद्यालय होगा और वन्यजीव पुनर्वास और संरक्षण अनुसंधान को ये बढ़ावा देगा। नेक्स्ट देखिए दस्तलीक जो सैन्य अभ्यास है ये किन देशों के बीच आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, भारत और उज्बेकिस्तान। तो दिया हुआ है कि दस्तलीक जो है भारत और उज्बेकिस्तान की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य आतंकवाद रोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना है। 2026 का जो संस्करण है ये उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ।
अब देखिए ये जो पेंटिंग आपको दिख रहा है, ये पेंटिंग अभी वर्तमान में टोटल 167.2 करोड़ रुपए में इसकी नीलामी हुई है। तो ये इसी से संबंधित है। देखिए राजा रवि वर्मा's 1890s मास्टरपीस यशोदा एंड कृष्णा बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन आर्टवर्क एवर सोल्ड, fetching a historic 167 यानी 167.2 करोड़ 17.9 million dollar at a Saffron Art Spring live auction in Mumbai. The record-breaking sale represents a major milestone in this classical Indian art market. यानी कि राजा रवि वर्मा के द्वारा ये पेंटिंग बनाया गया था कब? 1890 ईस्वी में। और ये यशोदा कृष्ण का पेंटिंग है और इसको जो है 167.2 करोड़ रुपए में इसको नीलाम किया गया है। मुंबई में इसका ऑक्शन हुआ था। ये काम की बातें हैं। अब देखिए बायर कौन है, तो द बायर द कैनवास वॉज अक्वायर्ड बाय बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फाउंडर साइरस एस पूनावाला। तो साइरस एस पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के भी मालिक हैं, उनके द्वारा ही जो है इसको खरीदा गया। The previous record, the sale officially surpassed the previous auction records set by M.F. Husain's Untitled ग्राम यात्रा which sold 118 करोड़। इससे पहले जो M.F. हुसैन के द्वारा जो पेंटिंग बनाया गया था उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया गया था 118 करोड़ रुपए, और अब इसको सरपास करके 167 करोड़ में इसको परचेज किया गया है साइरस एस पूनावाला को। राजा रवि वर्मा के द्वारा 1890 ईस्वी में इसको बनाया गया था, इसको याद रखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रथम खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 के संदर्भ में क्या सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। कर्नाटक जो है पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा। किस खेल में? प्रथम खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि फर्स्ट खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स का आयोजन जो है छत्तीसगढ़ में हुआ। तो आयोजन कहाँ पर हुआ? छत्तीसगढ़ में। इसमें 7 खेल शामिल थे। कौन सब? एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती। और इसका शुभंकर कौन था? मोरवीर। कर्नाटक जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा। टोटल 38 पदक कर्नाटक जीता, 23 गोल्ड जीता, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। उसी तरह से उड़ीसा जो है इसमें द्वितीय स्थान पर रहा और झारखंड जो है ये तीसरे स्थान पर रहा। तो झारखंड टोटल 35 पदक जीता, 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज। अब देखिए पुरुष वर्ग में सर्वाधिक पदक मणिकांत एल जो कि कर्नाटक के हैं इनको मिला। तो याद रखिए पुरुष वर्ग में सबसे ज़्यादा पदक मणिकांत एल और महिला वर्ग में सबसे ज़्यादा पदक जो है अंजलि मुंडा जो कि उड़ीसा की हैं, इनके द्वारा जीता गया। नेक्स्ट देखिए फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट तो ये जीतने वाली भारत की पहली महिला वैशाली रमेश बाबू बनी है। देखिए दिया है कि चेन्नई की ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू ने यह उपलब्धि हासिल की। वे फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। प्रतियोगिता साइप्रस देश में आयोजित हुआ था और वैशाली ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद की बहन है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 55 नंबर का The 10th edition of ICC Women's T20 World Cup is being hosted by the England and Wales Cricket Board across England. The tournament runs from June 12 to July 5, 2026 and features an expanded format with a record 12 teams competing. तो कुल मिला के यहाँ पर जो है 10वां जो ICC Women's T20 वर्ल्ड कप है ये होस्ट किया जा रहा है इंग्लैंड और वेल्स के द्वारा। यानी कि 10वां जो आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप है कि कहाँ पर हो रहा है? तो इंग्लैंड और वेल्स में हो रहा है। और ये जो टूर्नामेंट है ये 12 जून से 5 जुलाई के बीच खेला जाएगा और इसमें टोटल 12 टीम जो है 12 टीम इसमें भाग ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसमें भारत का स्थान प्रथम स्थान रहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रतियोगिता बैंकॉक जो कि थाईलैंड की राजधानी है वहाँ पर आयोजित हुई। भारत ने कुल 16 पदक जीते और 7 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य। 7, 4, 5 इसको याद रखिए। दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर रहा। मैं इसको VVI श्रेणी में रख रहा हूँ जो कि आपके जिनको भी 72वीं BPSC देना है उनके लिए ये VVI कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान प्रथम है और जो भारत है टोटल 16 पदक जीता, 7 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य। दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर रहा। अब देखिए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो सही जवाब इसका हो जाएगा मंगोलिया। देखिए दिया है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 मंगोलिया में आयोजित हुआ और कजाकिस्तान पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा और भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयुष शेट्टी। देखिए दिया है कि आयुष शेट्टी ने पुरुष एकल वर्ग में रजत पदक जीता। प्रतियोगिता चीन में आयोजित हुई है।
अब देखिए मियामी ओपन टेनिस 2026 के पुरुष एवं महिला वर्ग की जो एकल विजेता क्रमशः कौन रहे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानिक सिनर और आर्यना सबालेंका। यानी कि मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता जो हुआ है मियामी ओपन, उसमें पुरुष वर्ग में विजेता यानिक सिनर और महिला वर्ग में आर्यना सबालेंका। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि पुरुष एकल खिताब इटली के यानिक सिनर ने जीता और महिला एकल खिताब जो है बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने जीता। अब नेक्स्ट देखिए कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR किस राज्य से संबंधित है, तो ये कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है ये तमिलनाडु राज्य में है, सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया है कि कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है, इसने हाल ही में क्रिटिकलिटी प्राप्त किया है। क्रिटिकलिटी का अर्थ स्वपोषित परमाणु विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया का प्रारंभ होना है। देखिए यह भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फर्स्ट चरण में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग होगा, सेकेंड चरण में प्लूटोनियम का प्रयोग होगा और थर्ड चरण में थोरियम का प्रयोग होगा। तो इस तरह से ये थर्ड चरण का सेकेंड फेज है। रूस के बाद यह तकनीक प्राप्त करने वाला भारत दूसरा देश बना। नेक्स्ट देखिए खेल जीनोमिक्स कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो सही जवाब इसका हो जाएगा गुजरात। देखिए दिया है कि गुजरात सरकार ने खेल जीनोमिक्स कार्यक्रम शुरू किया है। यह जीनोम इंडिया परियोजना से प्रेरित है। खिलाड़ियों के जीनोम सीक्वेंसिंग का अध्ययन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका, कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की क्षमता का वैज्ञानिक विश्लेषण करना, और भारत में खेल विज्ञान के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण पहल है। तो चलिए कुल मिला के खेल जीनोमिक्स कार्यक्रम जो है राज्य सरकार किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, तो गुजरात सरकार के द्वारा। यानी कि जो खिलाड़ी है ना, उन खिलाड़ियों का जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाएगा और अध्ययन किया जाएगा कि खिलाड़ी का जो फिजिकल फिटनेस है उन सब पे रिसर्च किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षण सुविधा जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा बी, अमरावती। भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षण सुविधा ये अमरावती में। देखिए यहाँ पर दिया कि यह सुविधा आंध्र प्रदेश के अमरावती स्थित SRM यूनिवर्सिटी में स्थापित की गई है। यह राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से संबंधित है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023-24 से 2030-31 तक लागू है। ये जो मिशन है इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम मटीरियल्स इस पर ये केंद्रित है। भारत को क्वांटम तकनीक में वैश्विक नेतृत्व दिलाना इसका लक्ष्य है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि एट द बीजिंग ई-टॉन हाफ मैराथन, बीजिंग में जो है एक हाफ मैराथन का आयोजन हुआ है। इन चाइना एन ऑटोनोमस ह्यूमैनॉइड रोबोट नेम्ड लाइटिंग outpaced elite human runners developed by the smartphone company Honor. The Android shattered the human half marathon world record by finishing the 21.1 kilometer race in 50 minutes and 26 सेकेंड। यानी कि बीजिंग में जो है, चीन की राजधानी बीजिंग में एक हाफ मैराथन हुआ और यहाँ पर जो है एक रोबोट था, ह्यूमैनॉइड रोबोट जिसका नाम था लाइटिंग। ये लाइटिंग उस रोबोट का नाम था और वो जो मैराथन है उसमें दौड़ने के मामले में जो है जो इंसान है उसके रिकॉर्ड को वो तोड़ा। और ये जो किस कंपनी के द्वारा ये रोबोट बनाया गया, तो ऑनर कंपनी के द्वारा, जो कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन भी बनाती है। और 21.1 किलोमीटर का जो रेस था उसको 50 मिनट 26 सेकेंड में ये पूरा किया है। तो 50 मिनट 26 सेकेंड में इस रेस को पूरा किया, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा आपके काम का है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2026 रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्बर नाम की संस्था के द्वारा। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2026 रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर दिया है कि एम्बर एक वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वैश्विक बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 33.8% रही। पहली बार 30% से अधिक हुई है और वैश्विक बिजली मांग में हुई वृद्धि का लगभग 75% हिस्सा जो है सौर ऊर्जा से पूरा किया गया। चीन ने वैश्विक सौर क्षमता वृद्धि में आधे से अधिक का योगदान दिया है। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2025 के अंत तक भारत कितने सक्रिय उपग्रह अंतरिक्ष यानों का संचालन कर रहा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि 144। देखिए यहाँ पर दिया कि भारत जो है 144 सक्रिय अंतरिक्ष यानों का संचालन कर रहा था। वर्ष 2025 में भारत ने अपना 100वां प्रक्षेपण पूरा किया और 100वां प्रक्षेपण GSLV F-15 मिशन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय रेलवे द्वारा स्टेशन मास्टर का जो नाम है, या स्टेशन मास्टर या स्टेशन सुपरिंटेंडेंट का जो नाम है, अब स्टेशन मैनेजर कर दिया गया है और गुड्स गार्ड का जो नाम है ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC हैज़ डायरेक्टेड स्टेट्स एंड सेंट्रल बॉडीज टू होल्ड ऑल न्यू एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस for the production of hydrofluorocarbons HFCs beyond December
31st 2027. This cutoff strictly prohibits permitting any additional HFC manufacturing capacity from January 1st 2028, aligning with the Kigali Amendment to the Montreal Protocol. यानी कि भारत सरकार के द्वारा जो है ना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है HFC उसको 31 दिसंबर 2027 के बाद उसके लिए जो लाइसेंस देने का जो प्रक्रिया है उसको रोक दिया गया। यानी कि 1 जनवरी 2028 के बाद से HFC का प्रोडक्शन जो है वो नहीं किया जाएगा। और किगाली अमेंडमेंट जो हुआ था, किगाली समझौता, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किगाली में एक समझौता हुआ था, तो उस समझौते को लागू करने के लिए जो है ऐसा कदम उठाया जा रहा है। यानी कि 31 दिसंबर 2027 के बाद HFC के लिए कोई नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2028 के बाद से। यहाँ दिया है कि द किगाली अमेंडमेंट इज़ लीगली, किगाली अमेंडमेंट इज़ लीगली बाइंडिंग, यानी कि बाध्यकारी समझौता है, लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी designed to phase down the global production and consumption of hydrofluorocarbons HFCs by 80 to 85% by the late 2040s, adopted in October 2016 at the 28th meeting of the parties to the Montreal Protocol 1987 in Kigali, Rwanda. It officially entered into force on January 1st 2019. यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था 1987 में ओजोन क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इससे संबंधित कई सारा मीटिंग होता रहा। तो इसमें एक मीटिंग हुआ 2016 में, और ये जो 2016 में मीटिंग हुआ है 28वां मीटिंग जो हुआ है कहाँ पर, किगाली नाम के जगह पर, जो कि रवांडा में है। किगाली रवांडा देश की जो राजधानी किगाली है, वहाँ पर इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो कॉप सम्मेलन होता है वो इस 2016 में हुआ। और इस किगाली समझौता के तहत HFC के प्रोडक्शन को 80 to 85% कम करने की बात 2040 तक की गई है। ये सब आपके मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट जरूरी है, सबको याद ऐसे भी आपको रखना चाहिए कि 2040 तक जो है 80 से 85% जो है HFC के प्रोडक्शन को कम करने का लक्ष्य रखा गया। और इसी समझौते को, जो कि एक तरह से लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है, तो इसको लागू करने के मकसद से भारत सरकार जो है अब 31 दिसंबर 2027 के बाद से कोई भी नया लाइसेंस जारी नहीं करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुर्गापुर। देखिए यहाँ पर दिया है कि CSIR द्वारा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थापित किया गया इसको सोलर ट्री को, और इसका उद्देश्य कम भूमि पर अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करना है। तो क्वेश्चन क्या था कि विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया, तो दुर्गापुर में। भारत का पहला प्रमुख सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र जो है ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, धोलेरा, जो कि गुजरात में। देखिए गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया जाएगा ये क्या, तो भारत का पहला प्रमुख सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र। तो दिया है टाटा समूह के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। अनुमानित लागत लगभग 91,000 करोड़ रुपए है, और इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की मंजूरी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हीमोफीलिया जो है इसका संबंध में सही कथन चुनिए, तो सही जवाब हो जाएगा यह अनुवांशिक रक्त विकार है। दिया है कि हीमोफीलिया एक दुर्लभ अनुवांशिक रोग है, इसमें रक्त का थक्का समान रूप से नहीं बन पाता है, रोगी में अत्यधिक रक्तस्राव की समस्या होती है। अमेरिका के बाद भारत जो है ना इस रोग से प्रभावित दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि नासा का जो रोजा यानी कि रोजेलिंड फ्रैंकलिन सपोर्ट एंड ऑगमेंटेशन परियोजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ESA के रोजेलिंड फ्रैंकलिन मंगल मिशन को हार्डवेयर एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना। तो यहाँ पर दिया है कि रोजा यानी कि रोजेलिंड फ्रैंकलिन सपोर्ट एंड ऑगमेंटेशन नासा की एक परियोजना है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA के रोजेलिंड फ्रैंकलिन मार्स रोवर मिशन को सहयोग प्रदान करती है। इस मिशन का प्रक्षेपण 2028 के उत्तरार्ध में स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट से प्रस्तावित है। यह रोवर मंगल ग्रह की सतह के नीचे 2 मीटर तक ड्रिल कर सकता है। भूमिगत नमूने यानी कि अंडरग्राउंड सैंपल्स एकत्र करने के उद्देश्य से यह मंगल की सतह पर मौजूद तीव्र विकिरण यानी कि रेडिएशन से बचा जा सके। सतह के नीचे की परतों में जैविक पदार्थ जो है ऑर्गेनिक मटीरियल ये अपेक्षाकृत बेहतर अवस्था में सुरक्षित रहने की संभावना होती है। अब देखिए मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है ये मंगल की सतह के नीचे प्राचीन जीवन के संभावित प्रमाण यानी कि एंशिएंट लाइफ एवं जैविक अणुओं यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की खोज करना है। नासा इस मिशन के लिए लॉन्च सेवा, हार्डवेयर, रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट्स और लैंडर प्रणोदन प्रणाली तथा MOMA यानी कि मार्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एनालाइजर उपकरण के प्रमुख घटक उपलब्ध करा रहा है। मतलब ये जो रोजा प्रोजेक्ट है ये देखिए यहाँ पर दिया है कि
यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ESA, इसके द्वारा जो है एक मंगल मिशन लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है रोजलिंड फ्रैंकलिन मार्स रोवर मिशन। ये मंगल मिशन है इसका, किसका? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। तो रोजलिंड फ्रैंकलिन मार्स रोवर मिशन को सपोर्ट करने के लिए, इसके लिए जो है तरह तरह का इक्विपमेंट की व्यवस्था करने के लिए, हार्डवेयर और तकनीकी सहायता देने के लिए जो अमेरिका है उसके द्वारा एक लॉन्च किया गया है रोजा फ्रैंकलिन सपोर्ट एंड ऑगमेंटेशन। ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया एक परियोजना है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो रोजलिंड फ्रैंकलिन मार्स रोवर मिशन है इसको हेल्प करेगा। बस चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है प्रोजेक्ट मेवन। ये जो प्रोजेक्ट मेवन है ये किस देश की रक्षा परियोजना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि अमेरिका। देखिए दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट मेवन जो है ये अमेरिकी रक्षा विभाग की AI आधारित परियोजना है। इसमें मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन तकनीक का उपयोग किया जाता है। ड्रोन के द्वारा प्राप्त चित्रों एवं वीडियो का विश्लेषण किया जाता है। आधुनिक युद्ध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब देखिए मेमरिस्टर, ये क्या है मेमरिस्टर? तो मेमरिस्टर जो है एक नैनो डिवाइस है। यहाँ पर दिया है कि मेमरिस्टर जो है ना, ये मेमोरी और रेसिस्टर, ये दो वर्ड को मिलाने से मेमरिस्टर बना। यह एक उन्नत नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, अत्यंत कम विद्युत प्रवाह पर कार्य कर सकता है। भविष्य के AI हार्डवेयर और न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में इसका उपयोग संभावित है। इसे अगली पीढ़ी की मेमोरी तकनीक माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग इंजीनियर्ड E. coli बैक्टीरिया टू कन्वर्ट पॉलीएथिलीन ट्रेप्थलेट PET फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल्स इनटू लेवोडोपा, यानी कि L-डोपा, फ्रंटलाइन मेडिकेशन फॉर पार्किंसन डिजीज। तो यहाँ पर करा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के शोधकर्ताओं ने E. coli बैक्टीरिया को इस प्रकार इंजीनियर किया कि वह प्लास्टिक की बोतलों में प्रयुक्त पॉलीएथिलीन ट्रेप्थलेट जो है PET उसको लेवोडोपा यानी कि L-डोपा में परिवर्तित कर सकता है, जो कि पार्किंसन डिजीज़ के लिए उपचार की प्रमुख दवा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पार्किंसन डिजीज़ जो होता है, पार्किंसन रोग, इसकी दवा, इसमें जो जिस दवा का यूज़ करते हैं वो है L-डोपा यानी कि लेवोडोपा। तो लेवोडोपा बनाने का एक विधि खोजा, और वो विधि क्या है कि E. coli नाम का जो बैक्टीरिया होता है उसको इस तरह से उसको इंजीनियर किया गया है कि जो प्लास्टिक की बोतलों में प्रयुक्त होता है ना पॉलीएथिलीन ट्रेप्थलेट, उसको लेवोडोपा में जो है तब्दील कर दिया जाएगा। तो ये जो पॉलीएथिलीन ट्रेप्थलेट है PET, इसको लेवोडोपा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा E. coli बैक्टीरिया के माध्यम से। तो इस लेवोडोपा के निर्माण से जो है पार्किंसन डिजीज़ की ये दवाई है लेवोडोपा, तो ये पार्किंसन डिजीज़ में काम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि समुद्री स्थानिक योजना यानी कि मरीन स्पेशियल प्लानिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि ओडिशा। देखिए दिया है कि ओडिशा जो है समुद्री स्थानिक योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। यह भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल यानी कि इंडिया नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव का हिस्सा है। इसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। यह ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री जैव विविधता संरक्षण एवं आर्थिक गतिविधियों में संतुलन स्थापित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि भारत के नए जलवायु लक्ष्य यानी कि 2031 से 35 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में गैर जीवाश्म ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी करने का लक्ष्य रखा गया है? तो सही जवाब उसका हो जाएगा 60%। देखिए दिया कि COP26 के तहत 2030 तक 50% लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नए जलवायु लक्ष्य में इसे बढ़ाकर 60% कर दिया गया। यह लक्ष्य 2031 से 2035 की अवधि के लिए निर्धारित है। और भारत जो है ऊर्जा संक्रमण यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन को तेज करने पर बल दे रहा है। कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में भी 2035 तक 47% कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत जो है विश्व में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि तृतीय स्थान पर। देखिए दिया है कि भारत ने ब्राज़ील को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान पर चाइना है, द्वितीय स्थान पर अमेरिका है। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो है 242.78 गीगावाट से अधिक हो चुकी है, जो देश की कुल बिजली क्षमता का लगभग 50% है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत निर्धारित अपने लक्ष्यों यानी कि 2030 तक 50% का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है पेरिस समझौता के तहत, तो उसको 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया। इस क्षमता में प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा है 127.33 गीगावाट, और पवन ऊर्जा है 56.09 गीगावाट। अब देखिए यहाँ पर WWF नेशनल अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि
एन अलीम यूसुफ। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एन अलीम यूसुफ एक वनस्पति वैज्ञानिक हैं। उन्होंने केरल में आक्रामक पौधों की पहचान हेतु AI आधारित ऐप विकसित किया। उन्हें WWF नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। यह सम्मान तेलंगाना में आयोजित इंटरनेशनल यूथ बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में प्रदान किया गया। जैव विविधता संरक्षण में तकनीकी नवाचार के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। देखिए विश्व पृथ्वी दिवस जो है अर्थ डे 2026 की थीम क्या थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवर पावर आवर प्लेनेट। देखिए यहाँ पर दिया है कि पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 22 अप्रैल 1970 ईस्वी को हुई थी और 2026 की थीम क्या थी, आवर पावर आवर प्लेनेट। और इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि IUCN ने किस प्रजाति को लुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर्ड घोषित कर दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, सी यानी कि एम्परर पेंगुइन को। तो यही एम्परर पेंगुइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, दिया है कि अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ के तीव्र पिघलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। IUCN ने एम्परर पेंगुइन जो कि पक्षी की श्रेणी में है, तो एम्परर पेंगुइन को जो है लुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर्ड घोषित किया है। अंटार्कटिक फर सील को भी इस श्रेणी में रखा गया है। इसको भी जो है ये है अंटार्कटिक फर सील, इसको भी इसी श्रेणी में रखा गया। जलवायु परिवर्तन इसका प्रमुख कारण है। अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। तो IUCN के द्वारा जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी में जो है रखा गया है किसको, तो एम्परर पेंगुइन को, और साथ में जो ये था अंटार्कटिक फर सील, इसको भी। चलिए उसके बाद देखिए अर्थ आवर 2026 कब मनाया गया, तो सही जवाब हो जाएगा इसका B यानी कि 28 मार्च को। दिया है कि अर्थ आवर प्रतिवर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हर साल जो है मार्च का जो लास्ट सैटरडे है उस डेट को, लास्ट शनिवार को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2007 में जो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। 2026 में यह 28 मार्च को मनाया गया। और अर्थ आवर के 20 वर्ष पूरे होने पर जो है भारत में मुख्य कार्यक्रम ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। और इस वर्ष का थीम क्या था, पृथ्वी के लिए 1 घंटा दें। इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण एवं जलवायु जागरूकता को बढ़ाना है। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में भारत का पहला जल तटस्थ वाटर न्यूट्रल रेलवे कोचिंग डिपो कौन बना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा B यानी कि कांकड़िया कोचिंग डिपो। देखिए दिया कि कांकड़िया कोचिंग डिपो जो कि अहमदाबाद में है, भारत का पहला जल तटस्थ वाटर न्यूट्रल रेलवे कोचिंग डिपो बन गया है। इसे इंडियन रेलवेज के द्वारा विकसित किया गया। यह डिपो 100% अपशिष्ट जल यानी कि वेस्ट वाटर का उपचार जो है ट्रीटमेंट करके और पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग करता है। और इसके माध्यम से हर दिन जो है लगभग 1.6 लाख लीटर और प्रतिवर्ष 5.84 करोड़ लीटर जल की बचत होती है। जल शोधन के लिए इसमें प्राकृतिक यानी कि नेचर बेस्ड उपचार प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिससे रासायनिक पदार्थों यानी कि केमिकल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इसने फाइटो रीमेडिएशन तकनीक अपनाई है। वही दिया है कि द कांकड़िया कोचिंग डिपो इन अहमदाबाद गुजरात इज इंडियाज फर्स्ट वाटर न्यूट्रल railway depot launched by Indian Railways by treating and recycling 100% of its wastewater facility. The facility saves around 1.6 lakh liters of water daily, conserving approximately 5.84 crore liters annually. The depot achieves this impressive feat through an innovative nature-based treatment system instead of using harsh chemicals. चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रथम राष्ट्रीय चमगादड़ मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार चमगादड़ों की सर्वाधिक विविधता किस राज्य में पाई गई है, तो इसका सही जवाब होगा क्या, पश्चिम बंगाल। देखिए दिया हुआ है कि पश्चिम बंगाल में 68 प्रजातियाँ, जो चमगादड़ की 68 प्रजातियाँ दर्ज की गई। मेघालय इस मामले में दूसरे स्थान पर है, जो कि 66 प्रजातियाँ वहाँ पर हैं। यह रिपोर्ट नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई। भारत में चमगादड़ों की कुल 135 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। चमगादड़ उड़ने वाले एकमात्र स्तनधारी जीव हैं। देखिए स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार चरम मौसमी घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। देखिए दिया है कि रिपोर्ट जो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE के द्वारा जारी किया गया। 2025 में राज्य के लगभग 99% दिन में चरम मौसमी घटनाएं दर्ज हुई। भूस्खलन, बाढ़ फटना और अत्यधिक वर्षा इसका प्रमुख कारण रहा। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई नई छिपकली की प्रजाति का क्या नाम है, तो देखिए इसका नाम है साइटोडैक्टाइलस रायमोनाइनसिस यानी कि B। तो साइटोडैक्टाइलस रायमोनाइनसिस जो है ये इसका
छिपकली की एक प्रजाति है जो कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई है। तो देखिए यहाँ पर दिया है साइटोडेक्टाइलिस रायमोनाइंसिस नाम का जो प्रजाति है ये असम में है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पर खोजी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मुड़े हुए पैर वाली छिपकली है, मुड़े हुए पैर वाली छिपकली है, यानी कि बेंट टोड गेको है। इसकी नई प्रजाति है। जैव विविधता की दृष्टि से रायमोना राष्ट्रीय उद्यान अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए, डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी रोकने के लिए आरबीआई के द्वारा प्रयुक्त सुरक्षा तंत्र का क्या नाम है? तो इसका नाम है किल स्विच। आपको पूछा जाएगा किल स्विच किससे से संबंधित है? तो डिजिटल भुगतान में जो धोखाधड़ी होता है उससे। और किल स्विच को कौन लॉन्च किया है? तो आरबीआई। देखिए दिया है कि आरबीआई ने डिजिटल भुगतान में सुरक्षा है तो किल स्विच व्यवस्था विकसित की है। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में खाते को तुरंत सुरक्षित किया जा सकता है और बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को देखते हुए इसकी आवश्यकता महसूस की गई। अब देखिए, हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामला किस अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गरिमामय मृत्यु का अधिकार। देखिए दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि गरिमामय मृत्यु भी अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथनेशिया को मान्यता दी गई। सक्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि एक्टिव यूथनेशिया अब भी प्रतिबंधित है भारत में। निर्णय मानव गरिमा को के संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए, ये तो कौन सा केस था? हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो इच्छा मृत्यु की बात हो गई, यानी कि पैसिव यूथनेशिया की बात है। एक दूसरा केस है यहाँ पर हंसा नंदिनी नंदूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। तो इसमें जो क्या मामला है, इसमें दत्तक मातृत्व अवकाश के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सभी दत्तक माताओं को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का निर्देश दिया। बच्चे की आयु के आधार पर भेदभाव को असंवैधानिक माना और न्यायालय ने भावनात्मक जुड़ाव को मातृत्व अवकाश का महत्वपूर्ण आधार माना। यानी कि जो गोद ली हुई महिला है, माँ है, उन सबको भी अब जो है मातृत्व अवकाश लेने का बराबर अधिकार है। तो ये जो केस है ये है हंसा नंदिनी नंदूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब एक और है चिंतदा आनंद वर्सेस आंध्र प्रदेश मामला। ये किसी से संबंधित है? तो ये धर्मांतरण और एससी का दर्जा से संबंधित है। देखिए, इसमें यही कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अन्य धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लिए विशेष प्रावधान लागू है, अर्थात इन 3 धर्मों को छोड़कर किसी अन्य धर्म को स्वीकार करने के बाद एससी का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अपने मूल धर्म में पुनः वापसी कर लेने पर सभी लाभ तुरंत प्रभाव से जो है प्राप्त होने लगेंगे। यह मामला SC ST एक्ट के उपयोग से जुड़ा हुआ है। तो फाइनली हम लोग क्या देखें कि ये जो अभी चिंतदा आनंद वर्सेस आंध्र प्रदेश वाला जो मामला है ये धर्मांतरण और एससी से जुड़ा हुआ मामला है, SC ST एक्ट के उपयोग से जुड़ा मामला है। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में किस राज्य ने अंग्रेजी के अतिरिक्त खासी और गारो भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि मेघालय। देखिए दिया है कि मेघालय सरकार ने खासी और गारो भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है। अंग्रेजी राज्य की प्रमुख आधिकारिक भाषा बनी रहेगी। खासी और गारो राज्य की प्रमुख जनजातीय भाषाएं हैं। यह निर्णय स्थानीय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु लिया गया है। लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो सी इसका हरिवंश नारायण सिंह। इससे पहले भी हम लोग देखें तो ये हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने। वे पहले ऐसे मनोनीत सदस्य हैं जो राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य के रूप में राज्यसभा भेजा गया। पूर्व में वे जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा सदस्य थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वाहनों को बिना रुके टोल पार करने की सुविधा देने वाली नई प्रणाली का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या फास्ट कॉरिडोर है, स्मार्ट टोल सिस्टम, मल्टी लेन फ्री फ्लो और ऑटो टोल पास। तो सही जवाब इसका हो जाएगा मल्टी लेन फ्री फ्लो। देखिए यहाँ पर दिया है कि मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी कि MLFF नामक टोलिंग प्रणाली विकसित की गई है। इसमें वाहन बिना रुके टोल प्लाजा पार कर सकते हैं। ANPR कैमरा और सैटेलाइट तकनीक का उपयोग किया जाता है। इससे ट्रैफिक जाम एवं ईंधन की खपत कम होगी। मधुमेह रोगियों के लिए विकसित विशेष डिजाइनर राइस में सामान्य चावल की तुलना में कितनी गुना अधिक प्रोटीन पाया गया है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा बी, यानी कि 3 गुना। यानी कि विशेष चावल एक बनाया गया है, CSIR NIIST तिरुवनंतपुरम के द्वारा विकसित किया गया। ये विशेष चावल जो है इसमें सामान्य चावल की तुलना में 3 गुना से अधिक प्रोटीन है। इसे मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी माना गया है और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो अपेक्षाकृत कम है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से ये डायबिटिक मरीज के लिए अच्छा है। अब देखिए WWF के द्वारा मछली राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ये सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि अनीता चौधरी। देखिए दिया कि अनीता चौधरी राजस्थान के शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में वन रक्षक हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कि शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? तो राजस्थान में। उन्हें वन्यजीव संरक्षण में योगदान हेतु सम्मानित किया गया। WWF प्रकृति एवं जैव विविधता संरक्षण हेतु कार्यरत वैश्विक संस्था है। तो आपको पूछा जाएगा कि मछली राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो अनीता चौधरी। और शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो राजस्थान में। और मछली राष्ट्रीय पुरस्कार जो अनीता चौधरी को मिला किस संस्था के द्वारा? तो WWF। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत में गौरामी मछली
का पहला जीवाश्म कहाँ खोजा गया? तो WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF एक संस्था है। देखिए, भारत में गोरामी मछली का पहला जीवाश्म कहाँ खोजा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, शिवालिक क्षेत्र, सहारनपुर। देखिए, दिया कि गोरामी मछली का पहला जीवाश्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मिला है। यह शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में खोजा गया। अब देखिए, वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये एक इनिशिएटिव है, वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव। ये शुरू किया गया किसके द्वारा? सी, यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा। देखिए, दिया कि वाटर बैंक के अध्यक्ष माफ़ी चाहूँगा, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव शुरू किया। इसका लक्ष्य 2030 तक 1 अरब लोगों की जल सुरक्षा में सुधार करना है। जलवायु परिवर्तन और जल संकट से निपटना इसका उद्देश्य है। यह वैश्विक जल प्रबंधन से संबंधित प्रमुख पहल है। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका के सिएटल शहर में किस भारतीय महापुरुष की पहली आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। देखिए, सिएटल एक शहर है जो कि इस पार्ट में है, यानी कि यहाँ पर सिएटल है। तो सिएटल में स्वामी विवेकानंद का जो एक आदमकद कांस्य प्रतिमा है, पहली बात तो कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। विवेकानंद ने भारतीय दर्शन को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया और 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म संसद में उनका भाषण ऐतिहासिक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में किस देश में मीजल्स यानी खसरा के गंभीर प्रकोप के कारण बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। देखिए, यहाँ पर देखिए बांग्लादेश में 10 लाख से अधिक बच्चों के लिए आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। इसका कारण खसरे का तीव्र प्रसार था। WHO एवं यूनिसेफ ने भी इस अभियान में सहयोग दिया। नेक्स्ट कि एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी यानी कि AZEC समिट एक हुआ है। इसका आयोजन किस देश में हुआ? एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी समिट जो है ये हुआ है कहाँ पर? तो जापान में। देखिए, यहाँ पर दिया है कि AZEC समिट जापान में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य एशिया में कार्बन तटस्थता को बढ़ावा देना है। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा किया गया और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग में का एक महत्वपूर्ण मंच है। देखिए, स्कारबोरो शोल को लेकर किन 2 देशों के बीच अभी हाल फिलहाल में विवाद चल रहा है? तो ये है चीन और फिलीपींस के बीच। देखिए, यहाँ ये जो है ये फिलीपींस है। तो फिलीपींस का ये है लुजोन आइलैंड, लुजोन, मिंडनाओ और पालावन। तो ये ओवरऑल ये सारा फिलीपींस का पार्ट है और ये तो ताइवान है, ये चाइना है। तो ये जो आपको यहाँ वाला जो रीजन है ना, यही है स्कारबोरो शोल। तो इस रीजन का कुछ हिस्सा है, कुछ पार्ट, उसके लिए दोनों देशों में चीन और फिलीपींस में विवाद हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया है कि यह दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र का विवादित समुद्री क्षेत्र है। चीन एवं फिलीपींस दोनों इस पर दावा करते हैं। स्कारबोरो शोल इज अ स्ट्रेटेजिक डिस्प्यूटेड कोरल एटॉल लोकेटेड इन द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द साउथ चाइना सी, सर्विंग एज अ मेजर जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट प्राइमरीली बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि केसम द्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में स्थित है? तो ये है सी, यानी कि ईरान। यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर है केसम द्वीप, तो ये केसम आइलैंड जो है ये ईरान के अधिकार क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, तो इसको जानना जरूरी है। देखिए, दिया कि केसम आइलैंड ओपन स्पेल्ड केसम इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द पर्शियन गल्फ। ये जो पर्शियन गल्फ आपको दिख रहा है ना, ये है पर्शियन गल्फ। इस पर्शियन गल्फ का जो है ये लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, तो लार्जेस्ट आइलैंड इन द पर्शियन गल्फ। इट इज़ अ टेरिटरी ऑफ ईरान सिचुएटेड स्ट्रैटेजिकली इन द नैरो स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये जो है आप इसको देख लीजिए कि यही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज स्टेट, हॉर्मुज जल संधि, और हॉर्मुज जल संधि के बगल में यहीं पर ये केसम आइलैंड है जो कि ईरान का एक आइलैंड है। और ये पर्शियन गल्फ जो है इसको और गल्फ ऑफ ओमान इसको जोड़ता है। तो ये पर्शियन गल्फ है यानी कि फारस की खाड़ी, और ये गल्फ ऑफ ओमान है। इसको मैं फिर से ठीक कर दे रहा हूँ। देखिए, ये है पर्शियन गल्फ और ये है गल्फ ऑफ ओमान। तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है यही हॉर्मुज जल संधि। और यहाँ पर इसके नीचे बाबिल मंदेब जल संधि है जो कि यमन, यहाँ यमन देश है, और यहाँ जिबूती है, उसको बाबिल मंदेब जल संधि जोड़ता है। यानी कि यहाँ लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है बाबिल मंदेब जल संधि। तो इसको ध्यान रखिए, ये तो काफ़ी हॉट टॉपिक, अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे आर्टिकल को कवर किए, इस पूरे पार्ट को। तो जैसा भी होगा आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको कुछ कमी दिख रही है, कुछ भी आपको लग रहा है कि उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, तो आप लोग ज़रूर बताइए ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो से इम्प्लीमेंट करूँ और अपनी कमियों को दूर करके आप लोगों के लिए एक बेहतरीन रिसोर्स प्रेजेंट कर सकूँ। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।